दोस्तों नमस्कार। हम आपको आज जो है वाक्य के भेद जो है एक ही वीडियो में सारा आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ दिन से वीडियो डालने में थोड़ी सी जो है असमर्थता रही है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब था। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत करते हुए आइए पढ़ते हैं। टॉपिक है वाक्य के भेद। देखिएगा टॉपिक वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद, वाक्य क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। वाक्य जहां हमको पूरा एक भाषा या एक हमको पूरी बात समझने में आए उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम बाजार जा रहा था, तो यहां पर हमको ये बात क्लियर है कि बात राम कहां जा रहा था, बाजार। तो ये है वाक्य। आइए अब वाक्य कई प्रकार के होते हैं उनको समझते हैं। तो हमारा वाक्य के भेद में सबसे पहले वाक्य को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वाक्य के तत्व, दूसरा वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। तो वाक्य के तत्व क्या होते हैं इनको देखिएगा। वाक्य के तत्व हैं 6। एक सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। यानी वाक्य के भेद तत्व कितने हैं? 6। इनके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसका क्या मतलब है। फिर भी संक्षेप में आप समझिए। सार्थकता क्या होती है? यानी वाक्य के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो सभी सार्थक हो, अर्थात उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उसे हम कहते हैं सार्थकता। दूसरी बात है योग्यता। योग्यता का मतलब है कि वाक्य में जो शब्द है उनका प्रसंग के अनुसार कोई अर्थ हो, यानी प्रसंग के अनुसार अर्थ होना क्या होता है? योग्यता। जैसे कि चाय खाई, तो चाय खाई नहीं जाती, इसका प्रसंग के अनुसार कोई अर्थ नहीं है, जबकि चाय पी जाती है, तो वहां पर योग्यता की कमी होती है। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। इच्छा अर्थात जानना। तो यहां पर वाक्य अधूरा होता है, तो वाक्य अधूरा होने के कारण ही आकांक्षा की कमी होती है, अर्थात क्रिया को अपने कर्ता के जानने की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं इच्छा। जैसे कि पत्र लिखता है, तो देखिए यहां पर लिखना कर्म है, क्रिया क्या? लिखना क्रिया है और पत्र कर्म है, लेकिन कौन लिखता है ये इस वाक्य में नहीं था, अर्थात कर्ता की कमी थी। तो जब कर्ता की कमी होती है या वाक्य में किसी अंग की कमी होती है तो उसे आकांक्षा कहा जाता है। अगला है निकटता। यानी वाक्य को बोलते समय पदों में निकटता होनी चाहिए, अर्थात शब्दों में निकटता होनी चाहिए, चाहे वो बोलते समय हो या लिखते समय हो। तो वो मतलब पद दूर दूर नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि राम खेलता है, तो ये दूर दूर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? निकटता की कमी है। किसकी कमी है दोस्तों? निकटता की। तो यहां पर वाक्य के जो पद है वो पास पास होने चाहिए। इसके बाद है पदक्रम। पदक्रम में क्या होता है? पदों का वाक्य में एक क्रम होता है। जैसे कि खेलता है राम, तो इसमें क्या है कि पदों में कोई क्रम नहीं है, इसलिए इसमें किसकी कमी है? पदक्रम की। और अगला है आखिरी अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। तो कर्ता का क्रिया के साथ सही सही मेल होना चाहिए, अर्थात ठीक ठीक मेल होना चाहिए, तो ये अन्वय कहलाता है। जैसे कि लड़के और लड़कियां घूमने गई, तो यहां पर क्रिया जो है वो गलत है, गई नहीं होनी थी, क्या होना था? गए होना था। तो ये तत्व थे वाक्य के कितने? 6। एक सार्थकता, एक योग्यता, एक आकांक्षा, एक निकटता, एक पदक्रम और आखिरी अन्वय। अब बात करते हैं वाक्य के अंग की। इसकी करते हैं वाक्य के अंग की। देखिएगा वाक्य का दूसरा जो पार्ट है वो है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग हैं? 2। एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है?
जिसके बारे में बताया जा रहा होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो विधेय है। जैसे कि सुनिए, राम खेलता है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के। तो राम कौन है? उद्देश्य है। और खेलना, ये काम कर रहा है कौन? राम। तो यहां पर खेलना क्या हो गया है? विधेय हो गया है। तो यानी इसका मतलब ये है, उद्देश्य उसे कहते हैं जो उसके बाद जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य है, और जो वो काम करता है वो क्या है? विधेय है। जैसे कि परिश्रम, एक और वाक्य देखते हैं, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो देखिएगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो यहां परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये पूरा एक आपका क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बात कही गई है कि कौन सा व्यक्ति? परिश्रम करने वाला व्यक्ति, और सदा सफल होता है, यानी उसका कार्य क्या हो रहा है? सफल होना। तो ये क्या है? विधेय है। तो आप उद्देश्य और विधेय में अंतर समझ गए होंगे। उद्देश्य उसे कहते हैं जो उसके बारे में बताया जाता है, और विधेय उसे कहते हैं जो वो काम करता है। तो देखिए, अब आता है वाक्य के भेद। तो देखिए, वाक्य के हिंदी में दो भेद हैं, एक अर्थ के आधार पर जिनकी संख्या 8 है, और दूसरी रचना के आधार पर जिनकी संख्या 3 है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य 8 हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं विस्तार से। एक विधानवाचक, एक निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो पहला जो है वो विधानवाचक है। विधानवाचक वाक्य में होता क्या है दोस्तों? विधानवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें क्रिया हो रही हो, यानी क्रिया के होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। तो देखिए, इसमें क्रिया हो चुकी है, अर्थात क्रिया हो रही हो या हो चुकी हो या चल रही हो, वो कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य। मैंने दूध पिया। दूसरा वाक्य, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो ये क्या है भाई? विधानवाचक वाक्य। तीसरा, राम पढ़ रहा है, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्या होता है? क्रिया के करने या होने का बोध होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध का मतलब ही होता है दोस्तों नहीं, यानी जब किसी वाक्य के अंदर नहीं शब्द जुड़ा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो निषेधवाचक वाक्य है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। तो देखिए, यहां पर नहीं जुड़ गया है, यानी निगेटिव शब्द जुड़ जाए तो वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। तो नहीं शब्द आ जाए, निगेटिव शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा निषेधवाचक वाक्य है। तो अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य के अंदर आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश की बात कही जाती है तो वैसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ।
तो देखो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आज्ञा दी जा रही है। इस वाक्य में क्या की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो ये आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है मोहन तुम बैठकर पढ़ो। तो इसमें भी आज्ञा की बात हो रही है। और नेक्स्ट है बड़ों का सम्मान करो। इसमें प्राप्त उपदेश की बात हो रही है। बड़ों का सम्मान करो तो उपदेश हो रही है। और कृपया यह काम कर दीजिए, तो यहां पर प्रार्थना हो रही है। यानी जिस वाक्य के अंदर आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश की बात हो वो आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा चौथे नंबर पर प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिस वाक्य के अंदर प्रश्न किया जा रहा हो, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह हो। जैसे कि कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जिस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा वाक्य होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे सीता तुम कहां जा रही हो, तो देखो कहां भी एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो सीता तुम कहां जा रही हो, सीता तुम कहां जा रही हो। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, कहां आ गया, यानी क्वेश्चन वाचक प्रश्न है। ठीक है ना, क्वेश्चन वाचक शब्द अगर आ जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो अगला जो है 5वें नंबर का इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाओं की बात की जाती हो वो आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो। देखिए एक वाक्य, तुम्हारा कल्याण हो। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे नेक्स्ट है, मैं आज फल खाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इच्छा जताई जा रही है कि मैं आज फल खाऊंगा। अच्छा, और तीसरा क्या है, शुभकामनाएं हैं। तो तुम्हारी नौकरी लगने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां हो। अर्थात जहां पर शुभकामनाएं, आशीर्वाद और इच्छा की बात होती हो वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, संदेह या संभावना का बोध होता है। यानी जिन वाक्य के अंदर संदेह या संभावना का बोध हो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। तो देखिए दोस्तों इसमें वह आ रहा होगा यानी होगा यानी संभावना की बात हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है राजेश कल आ जाए। तो यहां पर भी हो सकता है यानी संदेह की बात हो रही है। तो कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। तो देखिए नेक्स्ट वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का बोध होता हो वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए इसकी पहचान है कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये चिन्ह आपको देख के ही पता करना है कि कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। दोस्तों आखिरी जो है अर्थ के आधार पर 8वां वाक्य संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिन वाक्य से शर्त या संकेत का बोध होता हो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो
तो इस प्रकार का वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो देखिएगा, परिश्रम करना यानी एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो एक संकेत दूसरे की ओर करता है, अर्थात संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, देखिएगा, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वर्षा होने पर डिपेंड हो रहा है फसल अच्छी होने का, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इस प्रकार के वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं आगे। वाक्य के भेद में हमने आपको अर्थ के आधार पर 8 वाक्य बताए। अगला जो है वो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आइए पहले उससे पहले आप समझ लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। देखिए, सरल वाक्य का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। अर्थात हमने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, वो उद्देश्य है, और जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो विधेय है। जैसे कि राम खेलता है, राम खेलता है, तो देखिएगा इसमें राम कौन है, उद्देश्य है, यानी राम के बारे में बताया जा रहा है, और खेलना क्या है, विधेय है। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। जैसे कि मुकेश पढ़ता है, अगला देखिएगा, मुकेश पढ़ता है। तो देखिए यहां पर मुकेश के बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है कि पढ़ता है। तो मुकेश क्या है, उद्देश्य है, और पढ़ना क्या है, विधेय है। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय है इसमें। ये भी कौन सा वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य है। जैसे एक और एग्जाम्पल, राकेश भोजन करता है, राकेश भोजन करता है। तो इसमें भी आप देखिएगा, राकेश के बारे में बताया जा रहा है कि राकेश क्या कर रहा है, भोजन। तो राकेश कौन हुआ, उद्देश्य, और भोजन कौन हुआ, विधेय। यानी एक उद्देश्य और एक विधेय इसमें भी है। ये भी कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। यानी एक उद्देश्य और एक विधेय मिलकर कौन सा वाक्य बनता है, सरल वाक्य बनता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब है संयुक्त रूप से, यानी मिलाकर, दो सरल वाक्यों को मिलाकर कौन सा वाक्य बनता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य बनता है। यानी दो सरल वाक्य जब मिल जाते हैं तो एक आपका संयुक्त वाक्य बनता है। और दो सरल वाक्यों को मिलाने के लिए बीच में कुछ शब्द आपको याद रखना है कि संयुक्त करने के लिए, यानी संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको कुछ शब्दों को याद रखना है कि जो दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं,
तो, किंतु, परंतु, किंतु परंतु, लेकिन, पर आदि। मतलब संयुक्त दो सरल वाक्यों के बीच में, यानी उनको जोड़ने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द दो सरल वाक्यों के बीच में आएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह गया, देखिएगा, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो देखिएगा, वह सुबह गया एक सरल वाक्य है और शाम को लौट आया दूसरा सरल वाक्य है। तो दोनों के बीच में आपका जोड़ने वाला शब्द क्या आया? और। तो आप इसको क्या वाक्य मानेंगे? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया गया ये वाक्य है। और सुनिएगा, प्रिय बोलो, क्या बोलो? प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो दोनों के बीच में क्या आ गया है? पर आ गया है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है पर, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य होगा। तो इस तरीके से और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द अगर दो सरल वाक्यों के बीच में हैं तो आप समझिएगा कि वो संयुक्त वाक्य है। तो आखिरी जो आपका रचना के आधार पर है वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कैसे बनता है? उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब कहने का कि ये एक मेन वाक्य होगा और दूसरा उस पर निर्भर होगा, अर्थात उसी पर डिपेंड होगा। तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? वो मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं। और इनके बीच में भी देखिएगा कुछ चिन्ह होते हैं कि इससे इसको पहचान करेंगे। जो, क्योंकि, जितना, उतना, ये साथ में रहेगा, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ठीक, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्द, यानी मिलते जुलते शब्द जब वाक्य के अंदर हों, मिलते जुलते, जैसे इधर, उधर, जिधर, उधर, जितना, उतना, जहां, वहां, जैसा, वैसा, तो ये आपको अगर वाक्य के अंदर मिल जाते हैं, और की, जो, क्योंकि, तो वो कौन सा वाक्य होता है दोस्तों? मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो देखिए यहां क्या है? मैं जानता हूं कि, देखिएगा ये योजक चिन्ह है, उसको जोड़ने के लिए एक शब्द है कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, अर्थात कि जानने पर जुड़ा, जानने पर आश्रित क्या है? तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहां पर की शब्द आपको जो है आश्रित उपवाक्य की जो है व्याख्या करता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है, देखिएगा, जो लड़का कमरे में बैठा है वह तुम्हारा भाई
जो और यहाँ पर वह, जो वह यानी जो लड़का कमरे में बैठा है वह तुम्हारा भाई है। तो जो वह आ गया, जितना उतना आ जाए, जिधर उधर आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, तो आप समझिएगा कि ये मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और दोस्तों, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। शुभ रात्रि। जय हिंद।